हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन अप्रैल 2024 की। गाइस, जैसे कि हम अपना इकोनॉमी सेक्शन कंप्लीट कर रहे थे, जो भी बच्चे आज नए हैं चैनल पर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। आप हमारी चैनल से जुड़िए और पूरे ही पिछले साल के विजन आईएएस की मैगजीन के जितने भी कंसोलिडेटेड फॉर्म हैं, आप पूरा वीडियो लेक्चर्स को सुन सकते हैं और अपने करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो गाइस, पार्ट 1 हमने बना ही लिया है इकोनॉमी का, आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर लिया है। आज फटाफट से कवर करते हैं हमारा पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमी के 8 टॉपिक पे। तो कल 7 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे गाइस, लेट्स कवर दी नेक्स्ट टॉपिक्स। अच्छा देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं एआरसी के बारे में। एआरसी क्या है, न्यूज में क्यों रही, क्या डायरेक्शंस दी है, सब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आरबीआई ने ना मास्टर डायरेक्शन दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मास्टर डायरेक्शन दी है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, डायरेक्शंस का नाम लेते हुए कि 2024 की डायरेक्शंस है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस डायरेक्शन में क्या क्या चीजें कवर होंगी, किस पर एप्लीकेबल होगा, इसका मेन मकसद क्या है, उस पर देखते हैं अब हम। ये इशू अंडर की गई है सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफेसी एक्ट 2002। इसके अंडर ये गाइडलाइंस दी जा रही हैं। अच्छा, ये उन कंपनीज पर एआरसी जो रजिस्टर्ड एआरसी है उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा, जो भी इस एक्ट के तहत ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन पर एप्लीकेबल है। हमारी ये कोशिश है कि इंडिया में जितनी भी एआरसी हैं उनका रेगुलेशन हो, वो उनकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और उनकी इंटीग्रिटी फाइनेंशियल सिस्टम में बरकरार रहे। ये तो बात रही कि ये शुरुआत हुई। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि एआरसी है क्या, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, सवाल होना चाहिए, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज गाइस बेसिकली आपकी होती हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपके क्या करते हैं, जो खरीदते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को या बैड असेट्स को बैंक से खरीदते हैं, और या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को खरीदते हैं ताकि उनकी क्या हो जाए, उनकी बैलेंस शीट्स क्लीन हो जाए। समझ रहे हो, दैट इज द वर्क ऑफ एआरसी। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का ये काम होता है। अब ये काम जो है, इससे फायदे क्या होंगे, इसका पहला फायदा होगा उनके फ्री हो जाएंगे स्ट्रेस असेट, असेट की रिकवरी हो जाएगी और उनका बिजनेस रिवाइव कर जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसी स्कैन करेगी और बोरोवर्स को हेल्प करेगी उनके बिजनेस को रिवाइव कराने में। अब एआरसी को रिजॉल्व कराने के लिए, एसेट्स को रिजॉल्व कराने के लिए 8 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है उनको रिडीम वगैरह सब कराने के लिए। सरफेसी एक्ट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और आरबीआई एआरसी कंपनीज को रेगुलेट करती है। 2022 तक इंडिया में 29 एआरसी थी जो ऑपरेशन में थी। नरसिम्हन कमेटी 1998 में आई थी, उसी ने प्रपोज किया था कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए असेट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का, इसीलिए ये आया और प्रेवलेंट ये ग्लोबली था। हम उसी लाइन पे चलना चाहते थे कि हमने देखा कि बाहर के देशों में असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। तो बेस्ड ऑन द ओनरशिप एआरसी जो है वो पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है, इस तरह की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, लिमिटेड है, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड है, ये सारी की सारी आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। अब सवाल आता है कि भाई एआरसी काम कैसे करती है, कैसे ये किसी बैड एसेट को कन्वर्ट करती है। तो ये क्या करती है, सबसे पहले एसेट को एक्वायर करती है, फाइनेंशियल एसेट जो भी हैं बैंक्स के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के उठाती है, उनकी बुक्स में चेक करती है, और पर्पस क्या होता है, रिकंस्ट्रक्ट करने का। फिर सिक्योरिटी रिसीट देखती है, लेंडर जो सेल करता है स्ट्रेस लोन एआरसी को डिस्काउंट में सेल करता है, तो अनलेस ट्रांजैक्शन अगर चाहे कैश में हुई हो या कुछ रिसीट वगैरह हुई हो, उसको रिडीम करा जाता है। फिर तीसरी चीज क्या होती है, मैनेजमेंट फी। एआरसी ये भी चार्ज करती है बैड लोन सेलर फी, 1.5% से 2% का ये हर साल चार्ज करती है, मैनेजमेंट फी कहते हैं। ऐसे ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन काम करती है, ठीक है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में रिफॉर्म लाने की जरूरत क्यों है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग टुडे, व्हाई आरबीआई सो क्यूरियस अबाउट देम, कि वो रेगुलेशन क्यों जरूरी बना रहे हैं, ताकि इनकी परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल हो। रिकवरी ओनली अबाउट 14.29% हो रही है,
कह रहा आप इतने सालों से ले रहे हो, रिकवरी तो अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हो, जो स्ट्रेस असेट है या जितने भी असेट्स हैं उसको आप अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। कह रहा आपने क्या करा है, सेल ऑफ स्ट्रेस असेट टू एआरसी डिक्रीज हो गई है। 2021-22 में आपने 3.2 प्रीवियस ईयर का जितना ही आपने सोल्ड कर पाए हो। विंटेज जितने एनपीज हैं, एनपीएस मतलब आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है वो आपने एआरसी में पास कर दिए हैं। आपके पास लैक ऑफ डेट है, आपके पास स्किल की कमी है। ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए ही ज़रूरी है कि एआरसी में रिफॉर्म लाई जाए। तो की प्रोविजन जो मास्टर आरबीआई का डायरेक्शंस आई हैं वो क्या आई हैं, नेट ओन फंड होना चाहिए, एनओएफ, यानी कि किसी बिजनेस को अगर आप असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर आप खोलने जा रहे हो तो कम से कम आपके पास 300 करोड़ मिनिमम नेट ओन फंड होना चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन भी करना है आपने, बिजनेस को कमेंस करने से पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन आरबीआई देगा आपको। फिर लीडरशिप पोजीशन में कह रहा है कि 70 एज लिमिट रखी है एमडी और सीईओ के लिए। होल टाइम डायरेक्टर्स का टेन्योर रखा है 5 साल के लिए, मैक्सिमम टेन्योर 15 साल कंटिन्यू कर सकते हैं। एआरसी अपनी रिपोर्ट इंडियन बैंक एसोसिएशन को देगा, वहाँ के प्रोफेशनल चेक करेंगे डेटाबेस में, इंटरनल ऑडिट होंगे आपके। एआरसी को बोला है भाई साहब ऐसा है, रेज मनी डिपॉजिट के थ्रू नहीं करना है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ये क्लॉज लगा दिया। और बोला कि देखो जी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के अकॉर्डिंग मेंटेन करना है और उसको मेंटेन करना है। अब सवाल आता है जी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होती है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का मतलब है एक ऐसा मेजरमेंट जिसमें आप क्या करते हो, फिनेंशियल स्ट्रेंथ को असेस करते हो, कैलकुलेट करते हो, बैंक के रिस्पेक्ट में कितनी स्टेबिलिटी है बैंक की। मतलब आप समझो बैंक की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्टेबिलिटी कौन बताता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। फॉर्मूला क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल उठा लेते हैं प्लस टीयर 2 कैपिटल, डिवाइड कर दो रिस्क वेटेड एसेट से, वो आपका निकल जाएगा। अब ये कह रहा है कि अदर जो रिसेंट चेंजेस आए हैं जो आरबीआई ने एआरसी रेगुलेशन में करे हैं वो क्या करा है, कह रहा है हमने इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ा दिया है। आरबीआई ने मैंडेट करा कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स मीटिंग को जरूर अटेंड करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए एआरसी को साफ तौर पे बोला है अपने ट्रैक रिकॉर्ड्स वगैरह को डिस्क्लोज करते रहोगे आप। लास्ट 8 ईयर्स के रिकॉर्ड्स हमेशा चेक कराते रहो, रेटिंग एजेंसीज उस पर आपको रिकॉर्ड पर रेट भी करेंगे आपको। फेयर प्रैक्टिसेस कोड के मतलब हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। जो सीआईसी के मेंबर्स हैं, एवरी एआरसी शैल बी मेंबर ऑफ एटलीस्ट 1 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर भी होना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि आप अपने एआरसी के स्कोप को बढ़ाओ। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर हो रेगुलेटेड एंटिटीज के तहत, तो आप अपने एआरसी के स्कोप को बढ़ा दीजिए। और जो भी डिले हो रहा है लेंडर की साइड से, कोई भी अगर एनपीएस से डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए रेगुलेटरी डिसइंसेंटिव्स दो आप लिस्ट करो एनपीएस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। और एआरसी इसको कॉन्फिडेंशियल के साथ 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 डिस्क्लोज भी करे। फ्रॉड अकाउंट्स को चेक करो, अप्रोप्रिएट उस पर सेफगार्ड बनाया जाए। ठीक है, फॉरेन से जो आ रहे हैं उसको भी एआरसी पूरी तरह से एक्वायर करने से पहले उसको पूरा रेगुलेट करके चेक करे, कौन सा बोरोवर है ना, उसका डेट एग्रीगेशन चेक करे। तो उसके साथ काम करना होगा। एनपीएस के लिए ये ध्यान रखना आपके सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो गाइज होपफुली दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स। व्हाई इट इज इन द न्यूज, देखो सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने साइन किया है हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड कि 125 एपीएस यानी एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट किए गए हैं यूनिलेटरली भी और बायलेटरली भी इंडियन टैक्स पेयर के द्वारा। अब समझो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट होता क्या है। देखो ये ऐसा अग्रीमेंट है जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में। इसमें सर्टेनिटी दी जाती है टैक्स पेयर को कि वो ट्रांसफर जो भी कर रहा है मेथड ऑफ प्राइसिंग के तहत किया जा रहा है। और ट्रांसफर प्राइसिंग क्या मतलब क्या होता है, प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना जब कंपनीज के बीच में हो रहा होता है। ठीक है, अब एपी क्या करता है, किसी भी ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लो हो रही है तो उसका आर्म लेंथ प्राइस बता देता है। यानी कि ये बताता है, ये प्रिंसिपल आर्म लेंथ प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग क्या होता है, ये प्रिंसिपल बताता है कि जो भी प्राइस अग्री किया गया है दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस का, उसको आप क्या करते हो, मस्ट बी सेम एज अ प्राइस अग्री टू ए कंपेरेबल ट्रांजैक्शन बिटवीन दी अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में जो भी हो रहा है। ठीक है, उसको हम कह देते हैं आर्म लेंथ प्रिंसिपल। फर्दर टैक्स पेयर्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप 4 ईयर्स के लिए प्रोसीड कर दो। अब समझो जो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट है वो आपके 3 तरीके से होते हैं। एक होता है यूनिलेटरल, यानी कि इसमें टैक्स पेयर होगा,
टैक्स अथॉरिटी होगी, जो टैक्स पेयर है वो कंट्री में लोकेटेड ही है। बायलैटरल में क्या होगा कि टैक्स पेयर टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री वेयर द टैक्स पेयर इज लोकेटेड एज वेल एज एसोसिएटेड एंटरप्राइज भी है यहाँ पर। टैक्स पेयर दूसरी कंट्री में भी बैठा हुआ हो सकता है कॉरिस्पॉन्डिंग फॉरेन टैक्स अथॉरिटी भी उसके साथ लीड कर रही हो। मल्टीलेटरल में क्या होता है, टैक्स पेयर है दो और दो से ज्यादा आपके पास टैक्स ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं फॉरेन कंट्रीज की। टैक्स अथॉरिटी जो कंट्री में है, जो टैक्स पेयर है वो भी लोकेटेड है। ये सारा कुछ होता है। मल्टीलेटरल का मतलब ये है कि मल्टीपल लेवल पर टैक्स पेयर होंगे और टैक्स अथॉरिटी होगी। ठीक है, अब समझते ये हैं कि एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के फायदे क्या होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस से आप बचते हो, क्योंकि क्लैरिटी होती है टैक्स पेयर को कि उसका जो टैक्स का आउटकम है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो भी हुई है वो एक ही जगह पर उसका टैक्स कटना चाहिए ना, तो रिस्क जो होता है पोटेंशियल डबल टैक्सेशन का वो खत्म हो जाता है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट करने से। अगर हम एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट कर लेते हैं तो अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे एक ही जगह पर टैक्स देना होगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, स्पेशली जो मल्टीनेशनल एंटिटीज होंगे, वो लार्ज नंबर ऑफ उनकी तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होती हैं, तो वो फिर आराम से कर पाएंगे। कंप्लायंस कॉस्ट जो होती है वो बचेगी, फ्यूचर टैक्स ऑडिट रिस्क पड़े कम होएगी, और रिड्यूस होगा आपका कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा होता है वो बचेगा, आपका रिकॉर्ड कीपिंग का बर्डन कम होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स के लिए यहाँ पर ये कह रहा है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स भी होता है, एक ऑल्टरनेटिव तरीका है टैक्स पेयर अपने को रिजॉल्व करने के लिए, डबल टैक्सेशन को दूर करने के लिए। जुडिशियल और इकोनॉमिक नेचर का भी हो सकता है ये। इसमें क्या होता है, टैक्स ट्रीटी कर लेते हो आप। टैक्स ट्रीटी मतलब दो पार्टीज के बीच में ट्रीटी हुई हुई है और वो रिजॉल्व कर लेते हैं डबल टैक्सेशन हमें, ताकि किसी भी पार्टी को ना देना पड़े। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है एमएप मल्टी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर एडवांस अग्रीमेंट वाले में। मैप में ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हो आप, एपीए में आप ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट ही खत्म कर देते हो। तो इंडिया में जो एडवांस प्राइसिंग रेजीम है वो क्या है, इंडिया में ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके रिलेटेड एपीए स्कीम लाई थी 2012 में ही, और इसमें सब कुछ बोला हुआ था कि अग्रीमेंट जो साइन होगा वो सीबीडीटी और किसी भी व्यक्ति के बीच में होना चाहिए, और जैसा जैसा ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली है वैसे करेंगे। नेचर ऑफ स्कीम क्या है, वॉलंटरी है, आप जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो, 5 साल का इसका फेज होता है। ठीक है, सीबीडीटी को याद रखना, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, स्टेचुटरी अथॉरिटी है ये, एंड दैट कम्स अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आती है। अब एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट इंडिया में इश्यूज क्या क्या हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है कि यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेटली पता ही नहीं होता आर्म्स लेंथ प्राइसेस को कैसे डिटरमिन करेंगे। फिर इंटरनली कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक्सपीरियंस करा गया है ये टैक्स पेयर और जितने भी होते हैं उनके बीच में आपस में बातचीत कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहुत डिले होता है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स नहीं है इतनी, डेटा एनालिसिस करने वाले लोग नहीं हैं। तो कंक्लूडिंग लाइन पे बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग कंपनीज का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, हमें ये भी ज़रूरत है कि भाई ऐसे स्ट्रेटजीज बनाए जिससे डिस्प्यूट प्रिवेंट हो। तो एपीए प्रोग्राम हैज़ अश्योर्ड कि रेवेन्यू जो फ्लो है इंडियन ट्रेजरी से वो जाए तो वो सही जगह पर जाए। डबल टैक्सेशन का भेजना, तो एपीए के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आउटसोर्सिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आए प्राइवेट सेक्टर से। कैन नॉट ओनली सॉल्व ह्यूमन रिसोर्स क्रंच इशू, बल्कि उन्होंने पूरा जो भी इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी दूर करा। ये ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया है इसमें। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है, इंडिया मॉरिशस ने जैसे साइन करा हुआ है तो वो फ्री है, एक ही जगह उनको पता है टैक्स देना है, तो मामला आराम से फिक्स है। एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में ताकि हम डबल टैक्स ना दें। पहली बार हमने मॉरिशस से साइन करा 1982 के अंदर, इसका फायदा हो जाता है, आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट आपकी प्रमोट होती है, आपका बिजनेस आराम से चलता है, आपकी लीगल सर्टेनिटी रहती है। इश्यूज बस खाली ये होते हैं डबल नॉन टैक्सेशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, ये सब हो सकता है, अदरवाइज बहुत अच्छा है। एक कॉन्सेप्ट आता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का, यानी कि आपकी टैक्स प्लानिंग ऐसी है कि आप गैप्स एंड मिसमैचेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कैसे करके, टैक्स अवॉइड करके आप प्रॉफिट को हायर टैक्सेस से बचाने के लिए शिफ्ट कर देते हो। कई लोगों को देखा हो आप, इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट पीएस। लोग क्या करते हैं, अपने हायर प्रॉफिट्स को छुपा लेते हैं ताकि ज्यादा टैक्स ही ना देना पड़े। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बीईपीएस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। वाई इट इज इन द न्यूज, क्योंकि ये रिलीज करा गया है किसके द्वारा, इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट।
ये 60 यूएन एजेंसीज प्रोग्राम्स को लेकर बनाई गई है। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर इस पे काम कर रहा है। की हाईलाइट समझ लो। देखो इसका प्रोग्रेस पता है क्या है, ये चाहता क्या है, ये चाहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बहुत ऑफ ट्रैक चल रहे हैं 2030 में अचीव हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अराउंड हाफ ऑफ 140 टारगेट्स आज अभी तक इतने ज्यादा डिबेट है कि पता नहीं कैसे होगा। फिर फाइनेंसिंग के गैप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहाँ एनुअली 2.4 ट्रिलियन डॉलर लगना चाहिए था, अभी सिर्फ 2.5 ही दिया जा रहा है, गैप है। फिनेंस का डिवाइड हो रखा है। डेवलपिंग कंट्रीज बहुत उनके पास लॉन्ग टर्म और उसकी कॉन्टिजेंसी फाइनेंस नहीं है, बहुत वर्स हालत है मिडिल इनकम कंट्रीज का। फिर एसडीजी वीक इनेबलिंग इन्वायरमेंट भी बहुत ठीक नहीं है। देखो आपके फॉसिल फ्यूल्स आपको हटाने हैं, कहाँ है इस तरह का, कहाँ से इतने कमिटमेंट आ रहे हैं, कोई कमिटमेंट इस तरह का ही नहीं रहा है। तो फिनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सेंटर्ड सपोर्टिंग सिस्टम होता है, जिसमें आप जैसे देखो मॉन्ट्रे, मैक्सिको, ये सब ने करा हुआ है। एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा ने न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया था ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चल पाए। हमारे जो भी फाइनेंशियल फ्लोज हैं, पॉलिसीज हैं, वो इसी डायरेक्शन में बने ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो एक्शन एरिया क्या है हमारा? डोमेस्टिक पब्लिक रिसोर्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे के सारे हमारे एक्शन एरियाज हैं जहाँ हम काम करते हैं। अब ये अलाइन करता है जितने भी फाइनेंशियल फ्लोज हैं, पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, 7 एक्शन एरियाज हैं जहाँ पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम करना है। तो रिपोर्ट करते हैं एनुअली ऑन एजेंडा ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एडिस एजेंडा 2030 को। फिर एडवाइस दी आपकी इंटरगवर्नमेंटल फॉलोअप्स लेना। तो एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा थर्ड जनरेशन प्रोग्राम में आया था जब इथोपिया में 2015 में एडिस अबाबा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। फिनेंशियल चेंज, देखो आप जानते हो ना, फाइनेंसिंग चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करेंटली फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन देखो फाइनेंसिंग करेंटली जो नहीं मिल पा रही है उसके पीछे चैलेंज क्या है? एक तो देखो बहुत सिस्टमैटिक रिस्क है। आप जानते हो कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया था, डिजास्टर्स की फ्रिक्वेंसी बहुत है, क्लाइमेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है, डिजास्टर डैमेज हो रहा है ना, ये सब चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? फिर सेकेंड सिचुएशन है चैलेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, स्लगिश वर्ल्ड इकोनॉमी है, जीडीपी की ग्रोथ रेट डेवलपिंग कंट्रीज की वो गिरती जा रही है, सॉवरेन डेट बर्डन है, बहुत सारी कंट्रीज में हाई रिस्क है डेट डिस्ट्रेस का। 40% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो रहती कहाँ है? जहाँ गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, वायलेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है। तो कह रहे हैं कि ऐसे कौन से एक्शंस को रिक्वायर करा जाए ताकि फाइनेंसिंग गैप खत्म हो। तो सबसे बड़ी चीज है इनेबलिंग एनवायरनमेंट। कंट्रीज का एफर्ट था टू क्रिएट इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अलाइन करना चाहिए एसडीजीज के साथ। आप इसीलिए फिजिकल एंड टैक्स पॉलिसीज बनाओ। आपका स्ट्रेंथनिंग पब्लिक डेवलपमेंट बैंक्स है, प्रोवाइड लॉन्गर टर्म फंडिंग, डेवलपमेंट फोकस ताकि वो उसका चल पाए। फिर इंटीग्रेटेड फाइनेंसिंग अप्रोचेस, कह रहा है मोर देन 80 कंट्रीज आर नाउ इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क्स। और ये कॉन्सेप्ट आपको एडिस एजेंडा से ही मिला। फिर हम ये सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल गैप्स जो खत्म करने हैं उसके लिए ना बहुत बड़ा रिफॉर्म लेना है कि हमारा ना कोहेरेंस रहे, आपस में बातचीत रहे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इसीलिए डब्ल्यूटीओ ने रिफॉर्म लिया है कि डिस्प्यूट को सेटलमेंट करेंगे अब हम, और ऐसे रूल्स बनाएंगे जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस को रिफ्लेक्ट हो। कॉन्टिन्यू एफर्ट लेना पड़ेगा हमें, ये सब करना पड़ेगा हमें अगर हम सच में चाहते हैं ना एसडीजी गोल 2030 तक फुलफिल हो। तो सबसे बड़ा जो कांटा बीच में हमारा रोड़ा आ रहा है दैट इज फाइनेंसिंग गैप, और उसको कवर करने के लिए दीज स्टेप्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। समझ रहे हो आप? तो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेटलमेंट साइकिल। सेटलमेंट साइकिल क्या होता है? देखो इसमें क्या कहते हैं, देखो सेबी ने ना आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बीटा वर्जन निकाला है T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल ऑन ऑप्शनल बेसिस इन एडिशन टू द, जो आप आज के डेट में स्टॉक मार्केट में T+1 सेटलमेंट डे लगता है, आपको पता ही होगा, ट्रांजेक्शन 1+1 सेटलमेंट डे लगता है स्टॉक मार्केट में। तो उन्होंने एक नया बीटा वर्जन निकाला है जिसमें सेम डे सेटलमेंट हो जाएगी। अब सेटलमेंट साइकिल होती क्या है? इसमें क्या होता है, एक पीरियड होता है जिसमें कि सिक्योरिटी फंड आपको डिलीवर या सेटल किए जाते हैं। कब? जब ट्रेड हो जाए बायर और सेलर के बीच में। ट्रेडिशनली T+2 सेटलमेंट साइकिल होती थी जिसमें इंडियन एक्सचेंज भी होता था ना, ट्रेड आपको 2 बिजनेस डेज में मिलता था। फिर T+1 डे हुआ 2023 में। अभी T+0 हो चुका है जिसमें कि सेटलमेंट सेम डे पर हो जाएगी आफ्टर द क्लोजर ऑफ द मार्केट। अब रीजन क्या है, हम क्यों शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं? अरे भाई साहब, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्योंकि आर्किटेक्चर बढ़ रहा है, मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी बढ़ रही है, इसलिए हम बढ़ रहे हैं। हमारी प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, हम एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं,
हम चाहते हैं कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी पे काम करना, लेकिन इम्पैक्ट क्या है शॉर्ट एंड सेटलमेंट साइकिल का? तो वेरी फर्स्ट इज इनहांस लिक्विडिटी मैनेजमेंट, यानी अलाउ करेगा इन्वेस्टर्स को टू री इन्वेस्ट प्रोसीड्स और डिप्लॉय कैपिटल इनटू न्यू अपॉर्चुनिटीज। लिक्विडिटी बढ़ेगी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टर ना बहुत क्विकली रिएक्ट करना चाहते हैं मार्केट डेवलपमेंट में, बहुत प्रॉम्प्टली रियल टाइम में चाहते हैं, तो वो उनको मिलेगा। सेटलमेंट रिस्क हमारा खत्म हुआ, क्योंकि बड़ा डर लगा रहता था यार T+2 साइकिल में। अभी T+0 है तो पता है पैसा आ गया है, अभी एडिशनल डे की जरूरत नहीं है हमें। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। T+O से क्या होगा, आप जितने और ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे आपकी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, आपको और ज्यादा इन्वेस्टर्स मिलेंगे। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। व्हाई इट इज इन द न्यूज, व्हाट इज दिस? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी जनवरी 2023 के रिजल्ट थे रिलीज करा है, और ये बाई मंथली होता है, ठीक है, मतलब 2 महीने के बाद निकाली जाती है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एक तरह का इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो आपको बताता है डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म कितना है, पेसिमिज्म कितना है, कंज्यूमर आपकी इकोनॉमी और पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कैसा सोच रहा है। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी क्या है? अगर कंज्यूमर देखो हाई स्पेंडिंग कर रहा है, इसका मतलब उसको हायर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब है। ठीक है, आरबीआई निकालता है इसको, और सर्वे करता है, करंट परसेप्शंस निकालता है, 1 ईयर अहेड उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी वो भी निकालता है। 19 मेजर सिटीज में कितना कितना क्या रहा वो करता है। सर्वे में अर्बन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी चेक किए जाते हैं, कैप्चर किया जाता है क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज को। 2 इंडेक्स में निकाले जाते हैं, करंट सिचुएशन इंडेक्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। करंट सिचुएशन इंडेक्स में इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट प्राइस कंडीशन देखी जाती है, फ्यूचर वाले में क्या करा जाता है, एक्सपेक्टेशंस देखी जाती है कि आपका इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट प्राइस कंडीशंस कैसी हैं। तो बिजनेस ऑफन यूज इट टू मेक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले लेते हैं, स्ट्रेटेजीज वगैरह देख लेते हैं। अब फाइंडिंग्स क्या है लेटेस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे को देखने की? देखो, कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव कब होगा? बोथ फॉर द देखा जाएगा कि ना, रिपोर्ट में पता चला कि ना जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हुआ है करंट पीरियड में भी, और उसको लग रहा है आगे भी काफी अच्छे चांसेस है। करंट सिचुएशन में रिकवरी पाथ नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि कंज्यूमर का जो सेंटिमेंट है इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए वो अच्छा फील कर रहा है एज कम्पेयर टू मिड 2021 से। फ्यूचर में ये देखा जा रहा है कि उसका 2 ईयर हाई ऑन बैक, क्योंकि उसका इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसमें एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में आप कह सकते हो जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है ना, आपको एक मीनिंगफुल क्ल्यू दे देता है, आपकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बता देता है, प्रेजेंट में कैसी रहेगी, फ्यूचर में कैसी रहेगी। देयर इज अ नीड फॉर फर्दर कंसिडरेशन अगर आप ज्वाइन करते हो, ताकि आपको फॉरकास्ट इन्फॉर्मेशन हो पर बेटर इकोनॉमिक प्रिडिक्शंस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now let's come to the next topic, that is IRDAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India। इसकी 25वीं वर्षगांठ थी गाइस, 25th एनिवर्सरी थी, सिल्वर जुबली थी इसकी। क्या काम करती है ये? हैदराबाद तेलंगाना में इसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है। मल्होत्रा कमेटी के द्वारा ये बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 1999 में ऑटोनॉमस बॉडी के फॉर्म में आई, बाद में 2000 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, 10 मेंबर्स का बोर्ड है ये। ठीक है, अब इंश्योरेंस सेक्टर में IRDA एक ट्रांसफॉर्मिंग सेक्टर है और इसका बहुत सिग्निफिकेंट है। कैसे है? कह रहा इंश्योरेंस की ग्रोथ करवाता है ये। इसका काम है इंश्योरेंस प्रीमियम्स को ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट कराना। कह रहा इसने काम किया हुआ है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है कि आपकी कंट्री में लोग कितना प्रीमियम दे रहे हैं एज कम्पेयर टू GDP। तो परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP 4.2% रहा 21-22 में, जो कंपेयर टू 2021 1 और 2 को देखोगे तो कंपेरेटिवली बढ़ा है। डेंसिटी भी रेशियो टू प्रीमियम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी है, वो भी बढ़ी है आपकी। इंश्योरेंस बाय ऑल 2047 तक हम चाहते हैं कि जब हम 100 साल का हो जाए भारत एज में, 1947 से लेके 2047 तक इंश्योरेंस सभी के पास हो, हर किसी सिटीजन के पास लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो। और एक्सपेंड कर दिया इसने रेगुलेटरी रोल को, न्यू इंटरमीडियरी से स्टार्ट करा ऑपरेटिंग इन मार्केट लाइक कॉर्पोरेट एजेंट और ये सब में। फिर मेजर इनिशिएटिव जो IRDA के हैं वो क्या है? बीमा सुगम, यानी कि जो इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है ऑनलाइन खरीदने के लिए, बेचने के लिए, सब इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, सेटलिंग क्लेम्स हैं, वो पूरी तरह हो पाए। मतलब IRDA का बीमा जो ट्राइनिटी है, बीमा विस्तार, बीमा वाहक, बीमा सुगम, वो एक बड़ा पार्ट है। फिर सरल जीवन बीमा है, यानी बेसिक प्रोटेक्शन देती है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक सेंट्रल रिपोजिटरी ग्रीवेंसेस के बारे में देती है। फिर पैन इंडिया सर्वे करते हैं, लाइक जो आपका नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है वो इस पे काम करने की बात करती है।
फिर मैंडेटिंग बोर्ड है अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आर मैंडेट टू हैव बोर्ड अप्रूव्ड इंश्योरेंस अवेयरनेस प्लान, ताकि वो बताती है। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि देखो, अगर इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होता जा रहा है, आईआरडीए कमिटेड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चेंजिंग नीड्स को फुलफिल कर पाए और फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाए और लोगों को इनोवेटिव तरीके से समझा पाए कि इंश्योरेंस से लोग डरो ना। पता है, इंश्योरेंस से लोग ये समझते थे पहले, अब तो फिर भी लोग लेने लग गए हैं। उनको लगता था मरने के बाद ही जो पैसा डूब जाता है, पैसा डूब जाना समझते थे वो इंश्योरेंस में पैसा डालना, क्योंकि मरने के बाद मिलेगा तो फायदा ही नहीं है। तो अब उनको समझाया जा रहा है कि हर तरह का इंस्ट्रूमेंट है, और समझाने के बाद उनको बेसिकली दिलवाओ, उनको बताओ कि तुम्हारे फ्यूचर में कितनी हेल्प हो जाएगी इंश्योरेंस में पैसा डालने से। तो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस भी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जैसे एलआईसी है, जीआईसी है, ये सारे इस पे काम कर रहे हैं। तो वो सारे तरह से बनाए गए। नाउ लेट्स कम टू दी पॉलिसी। देखो आप ना, जब भी इकोनॉमी पढ़ो तो एक आध तो देखो पॉलिसी भी आएगी, है ना, तो जरूर करनी होती है वो भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब क्वेश्चन ये आता है ये स्कीम है क्या, न्यूज में क्यों रही? तो इनरोलमेंट हुआ फार्मर्स का अंडर पीएमएफबीवाई, जो क्रॉस हुआ रिकॉर्ड 40 मिलियन इन 2023-24, 27% इंक्रीज कर गया फ्रॉम 31.5 मिलियन इनरोल इन 5/23। तो क्लेम करा गया अराउंड 500 पेड किए गए हैं क्लेम्स टू फार्मर्स अंडर पीएमएफबीवाई। मतलब इस स्कीम के तहत 500 रुपये पे करा जाता है एज अ क्लेम, फॉर एवरी 100 रुपीज प्रीमियम पेड किया जाता है। 100 रुपये वो देता है और उसको फिर क्लेम करा हुआ इतना मिलता है। क्लेम रेसिपेंट कितने हैं? तो 23.22 करोड़ फार्मर्स हैं जिन्होंने इसको अप्लाई करा है द पास्ट 8 ईयर्स में। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का? कि फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, इंश्योरेंस कवरेज देना है। अगर उनकी क्रॉप खराब हो जाए, किसी नेचुरल कैलामिटी में पेस्ट लग जाए, डिजीज आ जाए, फार्मर की इंश्योरेंस को स्टेबलाइज करने के लिए, इनकरेज करने के लिए फार्मर्स को कि अडॉप्ट करो इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो देखो इसके फीचर्स पे चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई। इसका पर्पस है कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड तक चलाना। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, डिमांड ड्राइवन स्कीम है, वॉलंटरी है सभी स्टेट्स के लिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसमें? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फैमिली वेलफेयर, फार्मर वेलफेयर सॉरी, मिनिस्ट्री इसमें आपकी एग्रीकल्चर वाली है। कवरेज सभी फार्मर्स को करेगा, इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर है, टेनेंट फार्मर है, सभी इसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन 2020 में क्या हुआ, स्कीम सिर्फ ऑप्शनल हो गई थी फॉर ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग फार्मर्स हु हैव इवन टेकन एग्री लोन्स, उनके लिए भी थी। कवरेज इसमें फूड क्रॉप्स कौन कौन सी की जाएंगी इंश्योरेंस में? फूड क्रॉप जितनी भी सीरियल मिलेट क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड है, वो सब कवर की जाएंगी। प्रीमियम कैसे पे करना है? तो उसके लिए फॉर्मूला है, प्रीमियम इज पेड एज पर द सम एश्योर्ड। जो भी एक्चुअल प्रीमियम रेट है उसके अकॉर्डिंग, जो भी लेस होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखो, अगर खारिफ क्रॉप है तो 2% का है प्रीमियम रेट। राबी क्रॉप है, मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया था, 1.5% है। 5% है कमर्शियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। जब मैं आपको रिवाइज करा रही थी ना स्कीम्स, तो मैंने ये वाली स्कीम आपको दी थी, तो स्कीम में मैंने आपको बताया था ये वाला, जब चेक कर लेना, पीएमएफबीवाई का स्कीम मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो कंपल्सरी यूज इसका करना। 0.5% ग्रॉस प्रीमियम कलेक्टर इंश्योरेंस कंपनी करेगी, तो उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह को बढ़ाएगी, बढ़ाएगी तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। डिजी क्लेम एक तरह का पोर्टल वगैरह बनाया गया है ताकि इनकी मॉनिटरिंग भी होती रहे। लेकिन देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। बहुत ज़्यादा प्रीमियम सब्सिडी की कॉस्ट है। सेवरल स्टेट्स में जो क्लेम है वो बहुत एक्ससीड कर जाता है ग्रॉस प्रीमियम से भी। एग्रीकल्चर बजट भी उतना नहीं होगा जितनी कॉस्ट लग जाती है। फिर प्रीमियम डिडक्टेड फ्रॉम नॉन पार्टिसिपेटिंग फार्मर से भी कर रहे हो, क्योंकि फार्मर्स को पता तो होता नहीं, उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। अरे यार बताओ तो सही। फिर क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन प्रॉब्लम्स हैं। क्रॉप यील्ड को एस्टिमेशन ठीक से किया ही नहीं जाता है, कितना फार्मर का खराब हुआ है क्रॉप वो पता ही नहीं जा रहा, तो आप ठीक से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो पॉलिसीज को। फिर डिले है रिलीज करने में प्रीमियम सब्सिडीज बाय स्टेट। डिफॉल्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज हैं, डिफिकल्टीज है टू असेस क्रॉप डैमेज। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है क्या करो आप, सबसे पहले ना टाइमली रिलीज करो प्रीमियम सब्सिडी को टू मेंटेन स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सब्सिडी पेमेंट जो है वो स्ट्रीमलाइन हो एस्क्रे अकाउंट में। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो रूट कर दी जाती हैं थ्रू दी नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के द्वारा। और प्रेजेंस आप करो, जितने भी ना तहसील डिस्ट्रिक्ट वगैरह है ना आपकी, उनकी वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज की प्रेजेंस होनी चाहिए। और फार्मर्स को बताओ यार, एटलीस्ट अवेयरनेस दो उनको। और टाइम बाउंड मैनर में पेनल्टी लगाओ फॉर कंपनीज जो भी डिफॉल्ट करती है। स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, सैटेलाइट डेटा ड्रोन्स का इस्तेमाल करो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको बोलो कि निभाएं, प्रॉफिट को थोड़ा सा सीएसआर में भी लगाएं।
ठीक है। शॉर्ट्स हम शॉर्ट वाले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी आप इतना ही रिवाइज करिए, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।